मैं जब पहली बार स्टेज पे जाना चाह रहा था तो मैं नहीं जा रहा था, मतलब मैं तो डर बैठा हुआ था। तो बचपन से सुना था, अरे यार उनके पास बड़ी गाड़ी है वो बड़े आदमी है, उनके पास बड़ा पैसा है वो बड़े आदमी है। 3 ऐसी स्पेसिफिक चीजें तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। क्या है? अब मैं कहूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, बिकॉज यार नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते बेचते बन गए। गर्ल्स आई एम सो सॉरी। मैंने उसके कारण आज 70 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं उन चीजों पे डिस्कस करना ज्यादा पसंद करता हूं जो आदमी को अगले 1 साल में या 6 महीने में रिजल्ट दे सके। कोई जो सेलिब्रिटी क्रश? मेरे सपनों की रानी कब आई। और मुझे जोर से सुसु लगी। अगर आप इमोशनल अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करते हैं तो थोड़ा सा कम करें। जब आप दिल से किसी को मदद करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। सो गाइस, आज है हमारे साथ भूपेंद्र सिंह राठौर सर, ऑल्सो नोन एज BSR सर। वो एक लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आज हम उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सर, थैंक यू सो मच। एंड अरविंद अरोड़ा शो में आने का मौका मिला एंड कभी नहीं सोचा था कि ये मौका मिलेगा। क्या बात है। सुपर सुपर एक्साइटेड सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और इनफैक्ट मैं जब भी किसी शो में जाना होता है तो बहुत बार ऐसा मैंने किया है कि मैंने BSR सर के लेक्चर्स देखे हैं, आपके वीडियोस देखे हैं, इंस्पायर होता हूँ। सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑलराइट सर, आई थिंक मेरी जिंदगी के आंसर सारे सिंपल ही होंगे, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। क्या बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि आप कौन से मुद्दे पे खुल के बात करोगे और कौन से मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहेंगे? मैं सभी मुद्दों पे खुल के बात कर सकता हूँ एक्सेप्ट दोज टबू टॉपिक्स जो होते हैं लाइक सेक्स एंड ऑल। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। अच्छा, पॉलिटिक्स एंड ऑल वो चलेगा? आई थिंक मैं कम कनेक्टेड हूँ पॉलिटिक्स से, बट फिर भी जो भी सवाल होगा डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक। तो चलिए BSR सर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले रैपिड फायर राउंड। सर रैपिड फायर में पहला सवाल, आपका मोटिवेशनल पर्सनालिटी? मैं एंथनी रॉबिन्स को बहुत फॉलो करता हूँ एंड आई रियली लुक अप टू हिम। नॉट ओनली हिम, मेरे कुछ और टीचर्स भी हैं जैसे नित्य शांति जो कि स्पिरिचुअल साइड में है। सो आई वुड से मोटिवेशन साइड में एंथनी रॉबिन्स, स्पिरिचुअल साइड में नित्य शांति। बाय द वे मैं आपको बता दूं, एंथनी रॉबिन्स इज टोनी रॉबिन्स ओनली। उनके इसी नाम से जाना जाता है। ट्रू, टोनी रॉबिन्स एंड एंथनी रॉबिन्स। आई थिंक वो गॉड है ना पूरे वर्ल्ड में। मोटिवेशन की दुनिया में ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नाम उन्होंने ही कमाया है और सबसे ज्यादा लाइव्स को उन्होंने ही चेंज किया है या टच किया है। मोटिवेशन के अलावा आपकी हॉबीज? मैं बहुत ज्यादा बचपन में तो क्रिकेट वगैरह खेलता था और आजकल मुझे सबसे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो दोस्तों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है और उनके साथ गपशप करना अच्छा लगता है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वाइफ, बेटा, मम्मी, पापा एंड हम 5 लोग एक साथ रहते हैं अजमेर में। एंड उसके अलावा फिर भाई है, माय ब्रदर इज मैरिड, हिज फैमिली दे लिव इन आगरा। फिर माय सिस्टर इज मैरिड, दे लिव इन जयपुर। सो दैट्स हाउ। तो आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? मेरी फेवरेट सिटी है अभी मैं कहूँ तो पुष्कर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ से मैं बहुत बड़ा काम भी करना चाहता हूँ और आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। और उसके अलावा पुणे ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। मैं आया था जॉब करने के लिए और पुणे से मुझे बहुत अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स मिले। है ना? आप राशि पे बिलीव करते हैं? मुझे किसी भी चीज को मैं नकारता नहीं हूँ। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में भी काफी बिलीव करता हूँ। मैं बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला था, उन्होंने कहा आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करो, ये करो, साइन चेंज करो, उससे आपके नंबर का इफेक्ट होगा। तो आई डिड इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी फील्ड में किसी इंसान ने बहुत सारी रिसर्च की है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या फिर वास्तु हो, तो आई थिंक वी आर नोबडी टू डाउनग्रेड दैट पर्सन बाय सेइंग कि आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, मे बी वी मे और मे नॉट बिलीव, लेकिन अगर इतनी सारी रिसर्च है इन फील्ड्स में तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। सो हमें ओपन माइंड से सुनना चाहिए। तो जब भी मुझे ऐसा कोई सजेशन देता है कि आप ये लॉकेट पहन के देखो, कुछ होगा, मैंने कहा ठीक है 10 दिन पहन लेते हैं, 50 दिन पहन लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सो अंधविश्वास में नहीं जाना है, बट किसी को नकारना भी नहीं है। जैसे आपकी एक स्पेशलाइज नॉलेज है, उसको मैं नकार दूं कि नहीं यार ये शॉर्ट्स तो मेरे वीडियो पे चलेंगे ही नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी स्टुपिडिटी, बिकॉज आपने उसके हिसाब से आज 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर के आसपास हैं। और दोस्तों, मैं दूसरे वाले स्टूडियो में देख रहा था 15-20 वो क्या कहते हैं सिल्वर बटन, गोल्ड बटन
हमारे पास एक है सिल्वर, एक है गोल्ड। अरविंद सर के पास 15-20 सिल्वर एंड 3 गोल्ड। सो कहते हैं कि हर किसी की कोई स्पेशलाइजेशन है, वैल्यू इट एंड टेक द बेस्ट फ्रॉम इट एंड थ्रो द रेस्ट। BSR सर की सबसे पॉजिटिव चीज क्या है? मेरी सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि मेरे गुरु ने जो कह दिया मैं उसे एक आशीर्वाद की तरह मानता हूँ और उसमें कभी डाउट नहीं करता। और मैं बहुत अच्छा लर्नर हूँ, अगर किसी भी चीज़ को सीखना चाहूँ तो बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, बहुत जल्दी। आपके गुरु कौन है बाय द वे? बहुत सारे टीचर्स मेरे रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले टीचर नित्य शांति रहे हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअली मुझे काफ़ी इम्पैक्ट किया। मोटिवेशन में बहुत सारे फील्ड होते हैं सर जी। और जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा किस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं? मैं उन चीज़ों पे करता हूँ जो मैं हमेशा ये प्रैक्टिकल देखता हूँ कि यार मैं जब इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे क्या चाहिए था? क्विक पैसा चाहिए था, मुझे क्विक सक्सेस चाहिए थी कि भाई मैं जल्दी से जल्दी कैसे ज़्यादा फॉलोवर बना लूँ, जल्दी से जल्दी कैसे ज़्यादा असाइनमेंट ले लूँ, कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो मैं उन चीज़ों पे डिस्कस करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो आदमी को अगले 1 साल में या 6 महीने में रिजल्ट दे सके। सेकंड, मेरा कन्विक्शन रहता है माइंड सेट के ऊपर। तो मैं लोगों को ये डीपली समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर माइंड एंड हाउ इट वर्क्स लाइक एक्चुअली। जैसे कल रात को एक सेशन चल रहा था तो मैं लोगों को कह रहा था कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उसके लिए अंदर से आवाज़ आ रही है कुछ कर, तो ये कौन सा माइंड बोल रहा है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस बोल रहा है कि यार कूद जा, देखते हैं, अरविंद सर ने किया है पॉडकास्ट जबरदस्त, आप भी करो यार, फटाफट, क्या है, शॉर्ट्स ही तो बनाने, जल्दी जल्दी कर लो। तो सबकॉन्शियस अंदर से बोल रहा है, कॉन्शियस कहता है ऐसे ही थोड़ी चलता है यूट्यूब चैनल, बहुत सारा टाइम। मैंने कहा आप कॉन्शियस के कारण, कॉन्शियस के पास लिमिटेड नॉलेज है, यू नो, सबकॉन्शियस बिलीव कर रहा है किसी चीज पे, आप सबकॉन्शियस को दबा रहे हो, कॉन्शियस को हावी होने दे रहे हो। आई थिंक ये पैटर्न बन गया है आपके जीवन का, और जब ये पैटर्न बन गया है तो हर बार आपके पास नया आइडिया आता है, ये आपके आइडिया को दबा देता है। सो यू मस्ट रियली लर्न टू कनेक्ट विद योर डीपर सेंस, डीपर माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, या यू कैन से हार्ट। तो लोगों ने हार्ट को इग्नोर कर दिया, इसीलिए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं सर। अच्छा, जब आप स्टेज पे जाते हो, आप स्पेशली बहुत सारा यूथ आता है, किस एज ग्रुप का यूथ आपके पास सबसे ज्यादा आता है? मेरे पास जो लोग आते हैं वो करीब 25 साल से लेके 45 साल के ग्रुप के ज्यादा आते हैं। ओके, तो आपको कौन सी एक मेजर प्रॉब्लम लगती है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है यूथ को? मेजर प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। मतलब आज क्या होता है, आदमी, मेरे टाइम पे ये था कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग मनीष जी गुप्ता सर से सीखा, तो मैंने 1.5 साल पब्लिक स्पीकिंग ही सीखा और उससे कनेक्टेड, उनके ऊपर पूरा रिलाई किया, उनके ऊपर पूरा भरोसा किया। एंड सर ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो, तुम्हें ये इससे ग्रोथ मिलेगी, तो इसमें डाउट करना नहीं है। उन्होंने कहा 100 बार प्रैक्टिस करो, तो मैंने 100 बार प्रैक्टिस की। आज क्या हो रहा है, मुझसे तो आदमी सुन के गया पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, वो कन्विंस भी हुआ, उसने मेरा 5,000 10,000 रुपए का कोर्स भी खरीद लिया, या कभी 35,000 का हमारा फिजिकल इवेंट होता है वो भी खरीद लिया। इधर उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, इधर उसने किसी से सुना कि यार आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। आज वो पब्लिक स्पीकिंग पे है, 3 दिन बाद वो डिजिटल मार्केटिंग का सेमिनार सेशन अटेंड कर रहा है, और फिर वहां पे भी स्पीकर्स, ट्रेनर्स पावरफुल होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होता है, वहां पे भी उसने 5,000 रुपए का कोर्स खरीद लिया। अब उसका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो गया, क्योंकि ना तो वो इसको जस्टिफाई कर पा रहा है, ना इसको जस्टिफाई कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर ब्रांच। इसीलिए कहते हैं ना हमारी हिंदू माइथोलॉजी में कि मन जो है वो मरकट मन है ना, बंदर जैसा मन है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। अभी चल रहा है रैपिड फायर। अगला सवाल, आपकी फेवरेट मोटिवेशनल बुक कौन सी है? मैंने सबसे पहली बुक जो पढ़ी थी वो मुझे सबसे ज्यादा याद है, मैं कहूँगा, और उस बुक का भी एक ही सेंटेंस मुझे सबसे ज्यादा याद है। सेंटेंस ये था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इतना ज्यादा बड़ा सोचो, इतना ज्यादा बड़ा, मतलब आपकी कैपेसिटी है 1000 लोगों को कलेक्ट करने की, लेकिन आप सोचो कम से कम 1 लाख लोगों की। तो ये बुक है थिंक बिग एंड किक एस। ये बुक थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब ट्रंप जी के बारे में दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर कोई भी इंसान इस ऊंचाई पे पहुंचता है कि वो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन जाए, तो उसकी सोच में कुछ तो दम है। मैं सिर्फ पॉजिटिव लेता हूं लोगों से एंड बाकी नेगेटिव चीजें छोड़ देता हूं। बट फिर भी आज के टाइम पे अगर BSR सर को समझना हो कि मेरी सबसे नेगेटिव चीज क्या है, तो वो क्या होगी? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं प्लान्ड नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मैं रैंडम हूँ। जैसे मुझे कुछ करना है तो ऐसा नहीं कि मेरा पेपर पे 1000 गुना प्लान, आई एम अ बिग पिक्चर पर्सन। तो बिकॉज ऑफ दैट कई बार छोटी चीजें मिस हो जाती है, छूट जाती हैं। ऐसा कोई ऐप नहीं है मैं कहूँगा कि जिसके कारण मुझे कोई गलत संगत हो, गलत आदत हो, तो ऐसी कुछ तो चीजें नहीं है। लेकिन जैसे पहले चाय बहुत ज्यादा पीता था, चाय छोड़ दी अभी, तो
नेगेटिव में दूसरी चीज़ ये है कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है, और गुस्सा कई बार छोटी सी चीज़ पे आ जाता है। आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि जब गुस्सा आ जाता है तो मैं उस गुस्से में बहुत कुछ कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी रही है कि कई बार उसके कारण कुछ नुकसान भी हुए हैं अच्छे खासे। चलो आपके फेवरेट्स की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले आपके घर में आपका फेवरेट पर्सन कौन है? मेरा बेटा, नाम क्या है उनका? जॉय कहते हैं हम उसको घर में, वैसे आर्यमान नाम है। क्रेजी आर्यमान, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आपके पिताजी से एक आदत, एक अच्छी आदत जो आपने ली, वो क्या थी? मेरे पापा की सबसे अच्छी आदत जो मुझे लगती है, वो डिटरमिन्ड रहते हैं, एक चीज पकड़ लेते हैं तो उससे उनको कोई ताकत डिगा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने सोच लिया कि कुछ नहीं खाना है तो फिर कोई कितना भी फोर्स कर ले, ही विल नॉट बी। तो उनका एक पर्सोना रहा है जहां उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में ढाला है कि दैट ही इज लाइक, उनका एक नेचर है कि मैं किसी से एहसान नहीं लूंगा, और वो कभी किसी से एहसान नहीं लेते। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की है। ऑनेस्टी, एक्सट्रीम लेवल की ऑनेस्टी मैंने देखी है। आज भी मुझे वो इंसिडेंट याद है जब मैं किसी के पास, मतलब उन्होंने मुझे कहा दूध लेके आना, और मैं गया मार्केट में और खेल खाल के आया और दूध का पैकेट लेके आया घर पे। तो उन्होंने कहा तू कैसे ले आया, तेरे पास तो पैसा ही नहीं था। मैंने कहा वो दुकान वाला है ना, मेरे पास 3-4 रुपए थे और 1 रुपया उसके पास छोड़ के आ गया मैं। बोले 1 रुपया पकड़, घर में नहीं घुसेगा जब तक उसको दे के नहीं आएगा। सो ही हैज दोज डीप प्रिंसिपल्स की ऑनेस्टी है, लोन कम लेना है, स्ट्रांग रहना है, मतलब स्ट्रांग। आपका फेवरेट मूवीज तो मैं खैर कम ही ऐसा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ना तो कोई फेवरेट मूवी है, ना कोई फेवरेट खाना है, ना कोई फेवरेट हीरो है, ना कोई फेवरेट हीरोइन है। बट कह सकते हैं कि कुछ मूवीज ने मुझे बड़ा टच किया है। जैसे मैं किस तरह की मूवीज देखता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी थी द गॉड फादर करके एक मूवी थी। तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगती है, इंस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी होती है वो मुझे इतनी पावरफुल लगती है। तो मैं इस समय, आप ये इमीडिएटली सवाल पूछ रहे हो तो एक नाम ऐसा कुछ आ नहीं रहा मेरे माइंड में, बट ऐसी बहुत सारी मूवीज है जैसे मैं मिल्खा सिंह का आपको अभी 2 चीजें बताया, तो वो मूवी मुझे बड़ी टच करती है, जहां मैं कुछ सीख सकूं। आपकी पहली जॉब के बारे में बताइए। हाँ, पहली जॉब, मैं जिस कंप्यूटर सेंटर में सीखने जाता था, उस कंप्यूटर सेंटर में ड्रोम कोऑर्डिनेटर की एक पोजीशन मुझे मिली। वो 1200 रुपये महीना उसमें सैलरी या स्टाइपेंड कह सकते हैं आप, वो मिलता था। और वो भी एक सपना था कि यार ये मुझे मिलनी चाहिए, और वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मिलती थी उस सेंटर के। तो मैं NIIT में होता था और वो मुझे सौभाग्य मिला, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और उसमें मैंने महीने के बीच में ज्वाइन किया था, तो पहली सैलरी जो मेरी आई 700 रुपये की आई, और वो 700 रुपये में मैंने पापा के लिए एक शर्ट खरीदा, मम्मी के लिए कुछ चूड़ियाँ खरीदी, एंड दैट वाज माय, आई थिंक, मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब हम ये जानना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ जो कि राजस्थान के किशनगढ़ से था, एक छोटे से गांव से निकला हुआ बंदा, BSR सर जो एक मोटिवेशनल कोच है, ये जर्नी आप प्लीज एक बार बताइए कि ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? पहले तो ये सारा श्रेय मैं गुरुओं को देना चाहूँगा। मैं लकी रहा कि मुझे अच्छे टीचर्स मिले हर जगह पे। बाकी मैं एक छोटे से गांव से हूँ, और हम राजपूत फैमिलीज में एक बड़ा ऐसा कल्चर रहता है जहाँ बड़ों के सामने आप बोलते नहीं हो, बहुत संकोच करते हो, आपको चुप रहना है, आपको बड़ों ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है एक तरह से। और काफ़ी अदब, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, एक आंखों की शर्म रहती है बड़ों की। तो इसके कारण काफ़ी एक डर सा रहा हमेशा। डर रहने का दूसरा कारण ये भी था कि अपने आप को छोटा बहुत मानते थे, क्योंकि बचपन से सुना था, अरे यार उनके पास बड़ी गाड़ी है वो बड़े आदमी है, उनके पास बड़ा पैसा है वो बड़े आदमी है, अरे वो बड़े आदमी आ गए उनकी सेवा करो। ऐसा लगता था हम तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम कुछ है ही नहीं तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तो लोवेस्ट पॉसिबल कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन नहीं आना। सरकारी स्कूल में पढ़ने के कारण संगत भी वैसी ही थी, सभी बच्चों की सोच भी वैसी होती थी, आसपास के जितने भी घर परिवार रिश्तेदार सब लोग होते थे, तो कभी बड़ी सोच डेवलप ही नहीं हुई। फिर लगा कि एक ही चीज़ है, आर्मी में चले जाते हैं, और आर्मी में चले जाएंगे तो फौजी बन जाएंगे, और वो सोचते थे। वो भी बेसिक फौजी बनना, कभी ऑफिसर बनने की नहीं सोची, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से डर लगता था। मैं मतलब एक्सट्रीम डर में जीता था। फिर फौज की तैयारी थोड़ी बहुत करी, लेकिन NCC में मेरे को अच्छा वो मिला। बट वन डे ऐसा हुआ कि मैं NCC में थोड़ा लेट गया और उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी 2nd ईयर में। तो फौज का ड्रीम छोड़ के पापा ने कहा कंप्यूटर में चले जाओ।
कंप्यूटर में गए तो माय फादर वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन, क्योंकि वो उस समय 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक 40,000 रुपए का कंप्यूटर का कोर्स करना 2 साल का जहां हिंदी में किताबें होती थी, और एक 2 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का उस समय कोर्स करना जो कि जहां अंग्रेजी में किताबें होती थी, और अंग्रेजी किताबें बड़ी थिक थी। मैं डर गया उनको देख के, मैंने पापा को कहा मैं दोनों जगह जाके आ गया हूँ, 40,000 वाला कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, करना है तो बेस्ट से करना है, और वो 40,000 के लिए उनको 1-1.5 लाख कमाने के लिए या उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना रहा। मैंने वो फाइनली कोर्स किए, वहाँ से हल्का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ कि मैं कंप्यूटर में बेस्ट बनने लग गया। तो पहली बार कॉन्फिडेंस आया, आई एम समबडी, आई कैन डू सीन। उस सेंटर में मैं ऑलमोस्ट मेरे टीचर्स के बाद नंबर 1 हो गया, स्टूडेंट्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे, एंड मैं कंप्यूटर के हर फील्ड में चैंपियन बनता गया। मज़ा आया, जावा सीखी, सी सीखी, C++, C#, सब कुछ सीखा। अब ऐसा हुआ कि जॉब नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? इंटरव्यू में जाते सेलेक्ट ही नहीं करता कोई, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। जब अंग्रेजी नहीं आती तो एक मोमेंट आया जब किसी ने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम जैसे लोग कभी जिंदगी में खड़े नहीं हो पाएंगे, बॉम्बे दिल्ली वालों से कभी compete नहीं कर पाओगे तुम। और उसने बड़ी इंसल्ट की, जाओ तुम खेती करो, तुम लोगों के लिए वही काम की चीज़ है। तो ऐसा लगा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने लग के अंग्रेजी को 3 महीने में बेसिक अच्छा से सीख लिया कि मैं आराम से बोलने लग जाऊं। उसके लिए मैंने उस समय पर्सनल कोच एक लगाई थी, मैम ली, उन्होंने काफ़ी मदद की। फिर मुझे एक और टीचर मिले, हेमंत अंबानी जी जयपुर से, उन्होंने भी काफ़ी मदद की, और 3 महीने के अंदर मैं डिसेंट अंग्रेजी बोलने लगा, और मेरा सिलेक्शन हो गया कन्वर्जिस कंपनी में। कन्वर्जिस में आया, रात भर अमेरिकन से बात करते, तो बात करने का एक टोन, फ्लेवर वहाँ से कन्वर्जिस से सीख लिया। फिर वहाँ से नौकरी करते करते पूना आए, और पूना में लगा कि सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, क्या करें। तो एक सेमिनार हो रहा था, बॉर्न टू विन, मनीष गुप्ता सर का था, वो अटेंड किया, और बड़ा ऐसा लगा, करंट लगा पहली बार जिंदगी में। किसी ने ऐसा करंट कभी दिया नहीं था बचपन से। लगा कि यार ये आदमी जो कह रहा है वो करना है, आंख बंद करके करना है। फिर उन्होंने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। 1 साल के अंदर तो मैं इंट्रोवर्ट से मतलब एम्बीवर्ट हो गया कि मैं कहीं पे भी स्टेज मिल जाए बस मैं बोल देता था, बाकी टाइम तो मैं फिर भी शांत रहता था। आज भी शांत ही रहता हूँ, बट स्टेज मिल जाए तो बस छोड़ना नहीं है, यही सीखा था उनसे। और फिर धीरे धीरे स्टेज से प्यार हो गया, फिर कोर्सेज करते गए। एक लेवल आया जब लगा कि यार अपन भी सिखा सकते हैं हम, और जब सिखाने का अंदर से आया तो जॉब छोड़ा एंड स्टार्ट कर दिया। कई लोग कहते हैं ना, चाणक्य से एक बार चंद्रगुप्त जी ने पूछा, गुरुदेव कभी कभी मुझे लगता है ये जिंदगी इतनी टफ क्यों है, मुझे ये हिंदुस्तान जीतने के लिए, वर्ल्ड जीतने के लिए मुझे घर वालों से दूर रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कभी कभी जंगल में रहना पड़ता है, काश ये इजी होता। तो चाणक्य ने कहा अगर ये इजी होता तो हर कोई भारत का सम्राट होता। करेक्ट। तो अब लगता है कि ठीक है, टफ तो रही जर्नी, बट मजा आया जर्नी में, और अब भी आगे और बढ़ रहे हैं। 3 ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो कोई अगर करे तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, लैंग्वेज पे कमांड हो सकती है, वो क्या है? मुझे मेरे गुरुओं ने बताया कि आपको अगर स्पोकन इंग्लिश करना है, सबसे पहले आपको बोलने का कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। तो सिर्फ आप बोलने की ही प्रैक्टिस करें, ऐसे कोच को लगाएं, वो भी 1-to-1 करें। देखिए होता क्या है, जितने भी इंग्लिश सिखाने के इंस्टीट्यूट हैं वो 50 लोगों को, 20 लोगों को या ऑनलाइन सिखा रहे हैं। हम भी ऑनलाइन कभी कभी, हमारे पास भी एक कोर्स है और हमारे टीचर उसमें सिखाते हैं, बट मैं कहता हूँ कि आप हमेशा 1-to-1 कोचिंग करें उसकी। और उस 1-to-1 कोचिंग में भी ना टेंस सीखें, ना आप कोई ग्रामर सीखें, कुछ नहीं सीखना है आपको। आप सिर्फ उन टीचर को ये बोलें कि आप टॉपिक दें, मुझसे बुलवाएं, मुझसे लिखवाएं, मुझसे उसी समय रीड करवाएं लाउडली, और आप मुझे करेक्ट करते रहें। तो पहले टीचर ने मुझे करेक्ट इतना करते करते इंग्लिश फ्लो में बोलना सिखा दिया। दूसरे टीचर ने ग्रामर का तड़का उसमें लगा के और वॉइस एंड एक्सेंट वगैरह ठीक करवा दिया। अच्छा, दूसरी चीज, कोच 1 ही घंटा दे पाएगा या 2 ही घंटा दे पाएगा, इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इससे ज्यादा अगर करना है तो आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि 12 घंटे आप कम से कम उसी चीज को पकड़ के दिन रात काम करें। मैंने उस समय सर मैं जॉब में था, मैंने जॉब में झूठ बोला कि मुझे जॉन्डिस हो गया है और मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। एंड इस झूठ बोलने का प्रताप भी बता देता हूँ, बाद में सच में जॉन्डिस हो गया था। करीब 1-1.5 साल बाद वो सच में जॉन्डिस हो गया था। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि झूठ बोलने से वो 1-1.5 महीने का समय मुझे मिला, छुट्टी मिली, और उस छुट्टी में मैंने 12 घंटे 15 घंटे लगाए, मजा आया। और फिर मेरी
इंग्लिश 3 महीने में वो काम कर दिया मैंने जो शायद 3 साल 7 साल 8 साल में, आई थिंक 1996 से मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था और 1996 से 2005 तक एक्सक्यूज 2005 में 3 महीने में एक्सक्यूज से बाहर निकल गए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि नेचुरल तरीके से जैसे एक बच्चा सीखता है, मेरे टीचर्स ने मुझे यही सिखाया। सबसे पहले बच्चा क्या करता है जब इस दुनिया में आता है, उसको कोई भाषा नहीं आती, वो सिर्फ सबको ध्यान से सुनता है। फिर दूसरी चीज वो क्या करता है, गलत बोलने की प्रैक्टिस करता है। वो शुरू में सही कैसे बोलेगा, वो कुछ भी तुतला के बोलता है, सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाता, अधूरा बोलता है, एक शब्द बोलता है। तीसरी चीज बच्चा क्या करता है, वो स्कूल में जाता है और पढ़ने की प्रैक्टिस करता है। और चौथी चीज वो लिखने की प्रैक्टिस करता है। और लास्ट में वो फिर धीरे धीरे फ्लुएंट होके दौड़ना शुरू कर देता है। Correct. तो आई थिंक अगर नेचुरल तरीके से अंग्रेजी सीखोगे तो आपको कोई ग्रामर की बुक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें सुनना है सबसे पहले, तो 1 घंटा उसे ध्यान से सुनिए, सुनने से आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। चलिए अब आपकी दूसरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पे चलते हैं, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। राइट। इंडियंस में ये दूसरा सबसे बड़ा फोबिया माना जाता है कि उनको स्टेज पे अगर एक बार खड़ा कर दो, बोलने के लिए बोल दो, तो ज्यादातर 90% लोग नहीं बोल पाते। उनको ये रहता है कि यार मैं क्या ही बोलूं, पहले तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, उसके बाद पाँव कांपने लगते हैं। बहुत सारे लोग ढंग से नहीं बोल पाते। तो क्योंकि आप महारत हासिल है, आपने इतने सारे सेशंस किए हैं, तो 3 ऐसी चीजें जो आप बताना चाहते हो जिससे उनका ये डर खत्म हो और इनफैक्ट वो इम्प्रूवमेंट कर पाए। स्टेज पे जाके खड़े होने शुरू कर दो। कभी भी स्टेज मिले तो चाहे आप एंकरिंग करो, चाहे कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, चाहे आप कोई गाना गाओ, चाहे आप सिर्फ 1 मिनट जाके स्माइल करके आ जाओ, चाहे आपको बुके लेके स्टेज पे जाना पड़े किसी गेस्ट के देने के लिए, कुछ भी करो, स्टेज पे जाने की आदत सबसे पहले डालो। पर मैं नहीं जा रहा था, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, पर वहां पे एक समस्या है ना कई बार कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। मैं जब पहली बार स्टेज पे जाना चाह रहा था तो मैं नहीं जा रहा था, मतलब मैं तो डर बैठा हुआ था, तो मैं बिल्कुल नहीं उठ रहा था, शाय था। तो मैंने कहा सर ने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा सर डर लगता है, लोग क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? हंसेंगे सर लोग। अच्छा हंसेंगे? पहली बार जाएगा 50,000 लोग हंसेंगे, सॉरी 5 लोग हंसेंगे, 10 लोग हंसेंगे। दूसरी बार जाएगा फिर से 10, 15, 20, 50 लोग हंसेंगे। 3 बार 4 बार 100 बार जाएगा, हर बार कोई ना कोई हंसेगा। उसके बावजूद भी स्टेज पे जाता रहे 50,000 लोग, 50 लाख लोग, 5 करोड़ लोग फ्यूचर में सैल्यूट मारेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज हम चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, तो हम पहले गिर रहे हैं और फिर गिरते गिरते ही खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमने जाना छोड़ दिया तो इट इज नॉट गोइंग टू रियली वर्क। दूसरी चीज लोगों का होता है थॉट्स नहीं आते, विचार नहीं आते। विचार इसलिए नहीं आते बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड। देखिए मैं ट्रेन्ड हूं बात करने में, आप अनट्रेन्ड है, बस इतना ही फर्क है। जिस दिन मैंने ट्रेनिंग ली उसके बाद मुझे विचार आने लगे, क्योंकि ट्रेनिंग से समझ में आता है प्रैक्टिस कैसे करनी है, ट्रेनिंग से समझ में आता है कि आप किस तरह से उसको काम कर सकते हो। तो हमेशा मेक श्योर दैट दोस्तों, अकेले हम ओलंपिक में नहीं जा सकते, वी नीड ट्रेनिंग कोचिंग फॉर दैट। यू नीड टू हैव द रेजोल्यूशन कि इसको करना ही है, और करना है तो पहले किसी से सीख के करना है। तीसरी चीज मैं कहूंगा, अगर आपके गुरु ने कहा 100 बार प्रैक्टिस करनी है तो आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर उसमें दिमाग नहीं लगाना है। और आप कहते हो टाइम नहीं है तो रात को जागिए। मरता नहीं है कोई भी 1-2 महीने कम सोने से, ये मेरा कांस्टेंट एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 सालों से। शायद मैं 5 घंटे सो रहा हूँ, कभी 4 घंटे सो रहा हूँ। डेफिनेटली महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बड़े फ्री होते हैं तो दिन में भी सो जाते हैं थोड़ा, बट 80% डेज ऐसे होते हैं जहां 4-5 घंटे से ज्यादा सोने को नहीं मिलता, या फिर वो नींद पूरी करनी होती है फ्लाइट में या ट्रेन में या बस में। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिंदगी में जब अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने का मौका है, उस समय ये नहीं देखते कि यार नींद 8 घंटे लेनी जरूरी है। सो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो जानना चाहते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे कन्वे करते हो कि सेल्स किस किस फील्ड में आती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के बहुत सारे कर्ज हैं और बहुत सारे बून्स हैं। कर्ज ये है कि यार आपको हर जगह एडजस्ट करना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आइडियाज बहुत आते हैं लेकिन अचानक से खर्च नहीं कर सकते। बून ये है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब इससे बुरा क्या होगा, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी तो चलती रहेगी। सो खोने के लिए कुछ नहीं है। जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे पास सबसे बड़ी एसेट, देखिए बिल्डिंग बनाने में एसेट पैसा लगेगा, फैक्ट्री डालने में पैसा लगेगा, मेरी जीप को ट्रेन करने में कितना पैसा लगेगा? सही बात, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल मौजूद है, किसी से खरीदना नहीं है, किसी और तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना, सब कुछ भगवान ने देके भेजा है। अगर बोलने का कोई आदमी 1 करोड़ महीने का हमें दे रहा है तो कहाँ दिक्कत है? करेक्ट। अच्छा बोलने में ऐसे ही बोलने का तो नहीं मिल रहा है,
कोई तो स्पेसिफिक चीज है, मैं मेरा आइडिया है जिनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आइडिया आप सुन रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब आई एम सेलिंग माई आइडिया। सो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, सेल्स है ही नहीं। सेल्स एक सिर्फ गोल्डन कम्युनिकेशन है, यू कैन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लोगों को सेल्स से डर लगता है, अरे मैं अरविंद सर को कुछ बोलूंगा, अरविंद सर सोचेंगे अच्छा मेरे को टोपी पहनाने आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बार जब मुझे किसी ने पब्लिक स्पीकिंग नाम का कॉन्सेप्ट बेचा, क्या उसने मुझे टोपी पहनाई या उसने मुझे मदद की? उसने मेरी मदद की, इस लेवल पे मदद की कि आज मैं आपके चैनल पे हूं जहां 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उसने मुझे इतनी मदद की कि मैं यूनाइटेड नेशंस में जा पाया। उसने मुझे इतनी मदद की कि आज मेरे कुछ प्रोग्राम से जहां हम 12-12 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए एक पार्टिसिपेंट से ले पाते हैं और लोग देते हैं। करेक्ट। कितनी बड़ी मदद कर दी। उस इंसान ने मुझे कितना रुपए का बेचा? 5,000, 7,000, 7,500 रुपए का कोर्स था, लेकिन मेरी इतनी बड़ी मदद हो गई कि मैंने उसके कारण आज 70 करोड़ रुपए कमा लिए। और फ्यूचर में पता नहीं, अभी तो 40 साल की जिंदगी, कम से कम तो 80 साल तक तो काम करेंगे सर। तो सबसे पहले तो जो भी बेच रहा है वो कोई बेच नहीं रहा है, उसको आप नेगेटिव तरीके से ना देखें। जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तभी आप सेल्स को पॉजिटिव ले पाएंगे। क्योंकि सेलिंग इज नॉट सेलिंग, इट इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल। हाँ, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो बस ये मरे तो मरे लेकिन मेरे पास तो पैसा आ जाए। सेकेंड थिंग दोस्तों, ये समझिए, आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं सेल्स के बारे में बता रहा हूं। हो सकता है हर आदमी आपके पास सेल्स के बारे में बात कर रहा हो और आपको लगता है बड़ा टफ है। पता है आपको, 3 महीने का टफनेस है। 3 महीने का टफनेस है सिर्फ अरविंद सर। 3 महीने अगर मैंने इस शर्म हया को कैप्चर कर लिया ना कि यार लोगों को बोलता हूं, लोग ना बोलेंगे, ना तो बोलेंगे, लेकिन आपको ना सुनाई क्यों देना चाहिए? नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी सुनाई देना चाहिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सुनाई देना चाहिए। और मैं कहता हूं, आज मैंने किसी को मेरे कोर्स के बारे में बताया, उसने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, उसके कारण वो मुझसे नफरत नहीं करता है। लास्ट चीज अरविंद सर, क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज है जो जितना चाहे उतना पैसा मुझे दे सकता है। आज मैं कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, फिर भी लोग करोड़ों रुपया दे देते हैं उन कॉन्सेप्ट्स का। तो आई थिंक सेल्स आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मेक श्योर दैट यू लर्न सेल्स दोस्तों, इससे भागे ना। हर फील्ड में चाहिए होगा, चाहे आप एक्टिवली कुछ बेचें या इनएक्टिवली कुछ बेचें। आज पॉलिटिशियंस बेच रहे हैं, फिल्म स्टार्स बेच रहे हैं, हर कोई बेच रहा है। यू मस्ट सेल। तो जॉब एक जो प्रॉब्लम है यूथ की, उसको कॉन्कर करने के लिए कोई यूथ क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप काबिल हो तो आपके लिए जो लोग बहुत सारे हैं जो आपको हायर करना चाहेंगे। सच बात। बस आपको उनकी नजरों में आना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कोई भी काबिल आदमी, मेरे पास जितने भी लोग हैं, 30-35 लोगों की हमारी टीम है, आज भी कोई आ जाता है और मुझे दिख जाता है भीड़ में काबिल है, तो उसके लिए एक जगह हम बनाते हैं। भले हमारे पास है नहीं जगह उसके लिए या कुछ भी नहीं है, क्योंकि काबिल आदमी को कौन खोना चाहेगा। करेक्ट। सो काबिल बने, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। सबसे पहले तो 3 इडियट का ये डायलॉग है। सो ये आप अपने अंदर लाएं। दूसरी चीज, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना रहेगा तब तक नौकर मेंटालिटी ही हमारे पास पनपती रहेगी। सो आप नौकरी कभी भी नौकरी की तरह ना करें। आप क्या करें, जैसे आपकी टीम में लोग हैं, मेरी टीम में लोग हैं, दुनिया में हर जगह पे कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेज हैं, वहां टीम है। आप वहां पे कभी भी नौकर बन के ना जाएं, आप वहां पे हमेशा मालिक बन के एटीट्यूड से काम करें। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सर, जब मैंने अपना ये छोटा सा ट्रेनिंग का स्टार्टअप खोला और ट्रेनिंग करना शुरू किया, तो हमें पहले मार्केटिंग के लिए पैसा लगाना है, फिर सेल्स के लिए लगाना है, फिर ऑफिस का किराया देना है, फिर रिसेप्शनिस्ट का किराया देना है। सब कुछ देने के बाद 2,000 बचा तो हमारा था, 20,000 बचा तो हमारा था, और कभी कभी -2 लाख भी गया, और कभी एक समय आया जब -1.5 करोड़ भी गया। आप जब जॉब में हैं तो पहले दिन आप ये समझिए कि वो आपका प्योर प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपया, अगर आपको सैलरी आ रही है तो। अगर आपने इस माइंडसेट से काम किया तो आप वहां पे कभी भी परेशान नहीं होंगे। और जब इस माइंडसेट से जाएंगे, यार मुझे पहले दिन प्रॉफिट मिल रहा है 20,000 का, और बिना मेरी रिस्क के मिल रहा है, बस रिस्क इतनी है कि मुझे टाइम देना है, आप जल्दी से जल्दी सारी चीजें सीख लेंगे वहां की। और जितनी जल्दी आप चीजें सीखने पे फोकस करेंगे, उतनी जल्दी शायद आप व्यापारी बनेंगे। करेक्ट। हमारा जो यूथ है वो सोशल मीडिया को लेके और रिलेशनशिप को लेके डिस्ट्रैक्टेड है, इससे बाहर कैसे निकले? यूथ को ये समझना होगा कि देखिए, आपकी ब्रांड बिल्ड करना, कैपेबिलिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूथ को मैं कहूँगा, देखिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे आप कॉन्कर करेंगे, ये आपको, मुझे लगता है कि एक वातावरण वैसा मिलेगा तो ही आप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 छोटी सी चीज़ें बोलता हूँ लोगों को। संगत अच्छी हो,
आदत अच्छी हो और गुरु अच्छा हो तो ही आप अपने आप को कॉन्कर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर हमारी सभी की विल पावर इतनी अच्छी होती कि हम एकलव्य बन पाते तो हम सभी लोग मतलब पता नहीं भारत को कहाँ ले जाते, बट सब में वो पावर नहीं है। हमें अर्जुन लेकिन हर कोई बन सकता है। लेकिन अर्जुन को एक आश्रम लगा जहाँ पे बहुत सारे लोग उसी तरह की शिक्षा ले रहे हैं, एक संगत लगी, एक आदत लगी। गुरु ने कहा रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करना, इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, मैंने कह दिया उतना ही प्रैक्टिस करना है। एकलव्य ने खुद से कर लिया, लेकिन अर्जुन को बताने वाला कोई था। एंड फाइनली द्रोणाचार्य लगे। तो जब ये तीनों चीजें आ जाती है, संगत, आदत, गुरु, तो आई थिंक कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और उसके बाद आपके ऊपर लोड रहता है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। आज मुझे किसी ने नहीं पूछा तो मैं शायद कॉफी कैफे डे में बैठ के आराम से अपना समय व्यतीत कर दूंगा। अकाउंटेबिलिटी है तो एक एक क्षण आपका प्रोडक्टिव होता है, फिर डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं है। एक आखिर प्रॉब्लम है डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है जो हार्ट अटैक एंड ऑल ज्यादातर ये मेंटल प्रॉब्लम्स है। डिप्रेशन एंड ऑल, नींद नहीं आना, ये आपको बहुत ज्यादा हार्म करती है। एब्सोल्युटली। उससे बाहर कैसे निकले? लोगों में जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन के कारण वो कंपटीशन कर रहे हैं इधर उधर से, और उसके कारण फिर वो भटक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन जो है ना, ये इसलिए है क्योंकि मछली को दौड़ाया जा रहा है बंदर के साथ और बंदर को दौड़ाया जा रहा है शेर के साथ। अब मैं कहूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं बिकॉज यार नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते बेचते बन गए, तो हम भी कहें चाय बेचते बेचते हम भी प्रधानमंत्री बने। अब न तो हम प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, न ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं, न हम प्रचारक बन के फैलना चाहते हैं। अगर हमें एपीजे अब्दुल कलाम बनना है तो हम उनकी तरह न स्टडी कर रहे हैं, न हम साइंस को उतना तवज्जो दे रहे हैं। हमें क्विक सक्सेस चाहिए। कैसे मिलेगी? आपको डिप्रेशन है, आपको कैसे मिलेगा ये सब? आप डिप्रेशन में आ क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। लोग गलत स्ट्रैटेजी का चुनाव करके डिप्रेशन में आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए। आज मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, कितने लोग 2 साल में बिलियनर बनना चाहेंगे? सभी लोग हाथ उठा देते हैं, आए। ऑलराइट, अच्छा कब से बनना चाहते हो? 10 साल से। अच्छा 2 साल में बनना चाहते हो, और 10 साल पहले भी 2 साल में बनना चाहते थे, तो 10 साल में क्या किया? एंड देन साइलेंस। 10 साल में कुछ नहीं किया। करेक्ट। 10 साल में एक भी ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की जो $1 बिलियन वाली हो। करेक्ट। या $1 मिलियन वाली हो। करेक्ट। अभी मैं रिसेंटली बिहार में था और वहां मैंने यही सवाल पूछा, तो मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा कितने लोग ऑलरेडी मिलियनर हैं? एक भी हाथ ऊपर नहीं। चलिए कितने लोग 5 करोड़ साल का कमाते हैं? एक भी नहीं। 1 करोड़ साल का कमाते हैं? एक भी नहीं। 50 लाख साल का कमाते हैं? एक बिजनेसमैन ने हाथ उठाया, और ये 900,000 लोगों की क्राउड की बात है। फिर मैंने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैंने कहा अभी 10 लाख बोलूंगा और वो भी हाथ 2 लोग इकट्ठा करेंगे, खड़ा करेंगे, तो बहुत सारे लोगों की इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, सभी को ड्रीम है पैसा कमाने का। अब 10 साल से आप पैसा कमाना चाहते हो। 10 साल पहले जब ऊर्जा थी तब आपने न तो कुछ सीखा, न आपने उसके लिए उतना शिद्दत से प्रयत्न किया, और 10 साल बाद आपके साथ वाले बहुत आगे निकल गए जिन्होंने ये सब किया, तो डिप्रेशन आपको आएगा ही। करेक्ट। दूसरी चीज है, ये डिप्रेशन जो है कहीं ना कहीं जब आदमी थोड़ा लाचार हो जाता है और उसको काफी टाइम सफलता नहीं होती, तो कुछ लोग, मैं नहीं कहूंगा सारे लोग, कुछ लोग इसे अटेंशन गेनिंग टेक्निक की तरह यूज करते हैं। उनको भी नहीं पता है कि वो इसको अटेंशन गेनिंग टेक्निक की तरह यूज कर रहे हैं। कोई सोच समझ के डिप्रेस नहीं होता है। वो उसको लगता है यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, है ना। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो लोग कैसे नोटिस करेंगे? मुंह लटका के बैठ जाओ, कंधे झुका के बैठ जाओ। लोग कहेंगे क्या, अच्छा ये डिप्रेस है, अरे बेटा कुछ नहीं, तू डिप्रेस मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैम्पर करने लग जाते हैं माँ बाप बड़े आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं अरे यार ये डिप्रेशन में है। फिर उसको अटेंशन मिलने लग जाता है, अरे डॉक्टर के लेके चलो, अटेंशन मिलने लग जाता है। डॉक्टर अटेंशन दे रहा है, परिवार अटेंशन दे रहा है, खाने पीने का अटेंशन मिल रहा है। सफलता के बाद जो मिलता है वो बिना सफल हुए भी मिल रहा है डिप्रेशन के कारण। कई लोग कहेंगे नहीं ये मेंटल इलनेस है। 101% ये है मेंटल इलनेस ही है। इसी को तो बोलते हैं, यही तो मेंटल इलनेस है कि माइंड ही कह रहा है कि मुझे अटेंशन चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि देखिए डिप्रेशन, पहले तो ये सोचिए कि डिप्रेशन है ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ जाइए जो जिंदा दिल हैं, जो बहुत खुशी से जिंदगी जीते हैं। खुल के अपने दिल को थोड़ा फॉलो कीजिए। दिल कहता है बारिश में डांस करना है, करिए। मूवी देखना है, देखिए। मस्ती कीजिए। एंड साथ ही साथ एक चीज पकड़ के उसको सीख के 6 महीना दिन रात एक करके, चाहे ये वीडियो बनाने की कला ही सीख ले, वीडियो एडिटिंग की कला सीख ले, फोटो एडिटिंग की कला सीख ले, एक चीज पकड़ के
3-6 महीने कंटिन्यू अगर किसी ने सीखा, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा कि डिप्रेशन वगैरह कंप्लीट भाग जाएगा। और लास्ट में डिप्रेशन आता है लोगों को रिलेशनशिप के कारण, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बॉयफ्रेंड भाग गया, किसी और से कुछ हो गया शादी में तलाक होने का नौबत आ रहा है। तो आई थिंक पीपल आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव। जितने लोग इमोशनल रीजन से डिप्रेशन में आ रहे हैं उनको कहूँगा स्ट्रांग बने, मेक श्योर दैट आप अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। उन्होंने इतने साल आपको दिए हैं। एक लड़की छोड़ने के कारण, एक लड़का छोड़ने के कारण जो 1 साल का रिलेशनशिप भी शायद आपका नहीं है, उसके कारण आप डिप्रेशन में आ रहे हो, तो आप चीटिंग कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। आई थिंक यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन दैट वे। स्टीव जॉब्स की मुझे वो लाइन्स याद आ गई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्पीच थी कि हमारा समय है, हम भी जाएंगे, नए लोग आएंगे। तो ये आना जाना चलता रहेगा, लेकिन जो चीज़ें हम BSR सर से सीख सकते हैं या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनसे सीख सकते हैं, सीखिए और आगे बढ़िए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी पॉजिटिव वाइब है आपकी। लेकिन क्या कभी BSR सर की लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आप बहुत रोए? खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, आप शेयर करना चाहे तो आप बताइए। एक समय था जब नौकरियां नहीं मिल रही थी और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो सुसाइडल थॉट्स बहुत आ रहे थे। बल्कि मुझे याद है 1 महीना तो मैं बार बार यही सोच रहा था कि यार कैसे अपनी लाइफ को एंड किया जाए, क्योंकि कुछ था ही नहीं लाइफ में ऐसा एक्साइटिंग। कॉन्फिडेंस नहीं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि माँ बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। तो बार बार सोचते थे कैसे मरे, कौन सा सही तरीका रहेगा मरने का, जहर खाना सही रहेगा, बिल्डिंग से कूदना सही रहेगा। तो सारे तरीके ट्राई करने के बाद सोचा कि रेल की पटरी पे सो जाते हैं, है ना, एक बार में ट्रेन ऊपर से निकलेगी और काम खत्म, बस वो उतनी सी देर के लिए। और घर से निकल गया, माइंड में चले जा रहे हैं, पटरियाँ पास आए जा रही है, मतलब करीब 4-5 किलोमीटर का रास्ता था। और दिन में निकला मैं, दोपहर के टाइम, गर्मी बहुत होती है राजस्थान में मई जून में, तो मैं दिन के टाइम निकला ताकि सुनसान रहता है ऑलमोस्ट। जाए जा रहा हूँ, अचानक से एक दोस्त बाइक पे कोई आया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ऐसे ही यार कहीं काम से जा रहा था कोई सामान लेने। अरे मेरे साथ चल। फिर वो किसी की बर्थडे पार्टी में ले गया, वहां मैंने देखा बहुत लोग हंस रहे हैं। फिर उसने घर छोड़ा रात को। जब घर छोड़ा तो मैंने कहा यार क्या कर रहा था, पापा मम्मी की शक्ल देखी। तो वो मोमेंट जो था बहुत ही, वो 1 महीना मेरे लिए आई थिंक शायद वो डिप्रेशन होगा। और उस 1 महीने से जब मैं बाहर कैसे आ पाया, क्योंकि घर वालों को चेहरा जब देखा और मम्मी पापा के बारे में सोचा उस रात कि यार ये लोग 50 साल से मेहनत कर रहे हैं और मैं अभी तक मेरे कुछ स्ट्रगल हुआ ही नहीं है, सारी स्ट्रगल तो इन लोगों ने ले रखी है। फिर मैंने कहा कि अच्छा करूँगा। और उसके बाद शायद मुझे वो रात से मेरे को वापस से मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, सुसाइडल थॉट आना बंद हो गए। फिर जब ये ट्रेनिंग के फील्ड में कूदे तो एक हमने कोच लगाया था, बहुत ही अच्छा कोच भी था, लेकिन कहीं ना कहीं चीटिंग बहुत बड़ी हो गई हमारे साथ। कोच ने हमारी सारी टीम को लेके नया कंपनी खोल दिया और हमसे 1-1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2012 में करवाया। तो 2012 से 2013 तक हमारे इन्वेस्टमेंट पे टीम ट्रेन हुई। उसने हमें कोच भी किया, लेकिन उसने मुझे उसने मुझे बड़ी सॉर्ट दी, सब कुछ था, लेकिन उसने पीछे से, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, टीम को कैसे डील करना है, तो उसको आता था ये सब। तो वो सुबह से लेकर रात तक मतलब वहीं रहता था और उसने सारी टीम को अपने फेवर में किया और हमें लास्ट में ब्लैकमेल किया कि आपकी कंपनी में हमें पार्टनर बनाओ, अदरवाइज हम लोग छोड़ रहे हैं। और 1 सिंगल डे मेरे 26 लोगों की टीम ने छोड़ दिया। ओनली एक ऑफिस बॉय मेरे पास बचा और एक और हमारी ट्रेनर थी, वो हमारे साथ बची। तो वो बड़ा एक, उसी ऑफिस की कैबिन में बैठ के जब वो लोग सब जा रहे हैं, मैं रो रहा था। और 2 दिन तो होश ही नहीं, समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा अब जो होना था, फिर मैंने एक अपने आप को एनालॉजी दी इससे बाहर आने के लिए। एनालॉजी ये दी कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें मैंने ये देखा कि एक फुटबॉल टीम एरोप्लेन में जा रही थी और अंटार्कटिका के ऊपर एरोप्लेन क्रैश हो गया और सभी लोग मर गए। 3-4 लोग उनमें से जिंदा रहे। जो जिंदा रहे वो इसलिए रह पाए क्योंकि वो अपने ही दोस्तों का मांस खा खा के जैसे तैसे वो, मतलब क्योंकि वहां तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वो 10-20-50 दिन जब तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया तब तक वो इस तरह से जिंदा रहे। मैंने अपने आप को एनालॉजी दी, 26 के 26 हेलीकॉप्टर में जा रहे, सब मर गए। अब क्या करना है? क्या वो मरने के बाद भी मैं इस लेवल पे हताश होऊंगा? मरने के बाद तो मैं अपने आप को एनालॉजी दूंगा कि सब मर गए,
अभी कहानी क्या है, वो मेरे से चीटिंग करके दूसरी जगह चले गए, उन्होंने दूसरी कंपनी खोल दी, वो सब जिंदा भी हैं, वो सब मेरे को अगेंस्ट भी जा रहे हैं। मैंने कहा अब सब मर गए, मरे वाले से क्या दुख और क्या परेशानी। तो उस समय वो हिम्मत करी और वापस से अपने कस्टमर्स के पास गए और धीरे धीरे बड़ा सपोर्ट मिला और मिरेकल्स हुए। मतलब जहां से 2 रुपए का बिजनेस का एक्सपेक्टेशन था, वहां 100 रुपए का बिजनेस मिलना शुरू हुआ। दूसरा फेज बहुत बुरा एक और आया दौर, जब मेरे खास बचपन के दोस्तों को पार्टनर बनाया। पार्टनर तो क्या बनाया, उनको पहले सिखा रहा था मैं। सिखाने वाले दौर में हमने एक अच्छा खासा बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस का बुकिंग हुआ था और बुकिंग का पैसा मान लीजिए 1 करोड़ का बिजनेस हुआ, 1,25,00,000 का बिजनेस हुआ था टू बी प्रिसाइज 15-16 में। और उस 1 साल में जो बिजनेस हुआ उसमें से 20-30 लाख हमारे पास आए। उन लोगों को उसमें से करीब 15-20 लाख सैलरी, क्योंकि उनका घर पूरा उस पर डिपेंडेंट था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर को सर्विस, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और मार्केट से अभी 80 लाख रुपए और आना बाकी था। उन लोगों को लगा ये काम बड़ा टफ है, उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने 2-3 महीने तो शांत बैठे, तीसरे महीने से ब्लैकमेल किया कि भाई आपने 80 लाख फार पूरा रिकवर कर लिया होगा, हमें पैसा दीजिए। जबकि सेल्स का ये रूल होता है कि जो इंसान सेल करता है वही रिकवरी कर सकता है। हमने उस पैसे को रिकवर करने के लिए 2 साल कोशिश की, ना तो वो पैसा आया। उन लोगों ने नेगेटिविटी बहुत फैलाई मार्केट में कि BSR सर ने हमें नहीं दिया, जबकि उनको देना ही नहीं था पैसा हमारे। उनको जितना आया उसमें से बहुत ज़्यादा मिल चुका था ऑलरेडी। परसेंटेज पे थे वो, कोई फिक्स सैलरी पे नहीं थे लोग। उसके कारण हमने मार्केट से, मतलब बैंक से मैंने लोन लिया कि ये पैसा शायद धीरे धीरे आएगा। उसके कारण हमने 50-60 लाख का एक लोन लिया, वो भी 80 लाख पे इंटरेस्ट के साथ पहुंच गया। फिर और भी कुछ लोन हो गए। तो ऐसे करते करते 17-18 में सब कोलैप्स होके मेरी सारी टीम को छुड़वा के मैं अकेला ऑफिस में बैठा एंड 1.5-2 करोड़ का लोन सर पे आ गया। मैंने कहा अब इससे कैसे निकलें। तो इससे निकलने के लिए 1-1.5 महीना तो बहुत दिमाग खराब रहा, 1-1.5 साल ही दिमाग खराब रहा। मतलब स्टेज पे जाते बोलते तुम कुछ भी कर सकते हो, घर आके डिप्रेशन सा फील होता है, यार हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। पहला 1 साल तो खैर काफी इंस्पायर्ड थे कि ये, लेकिन जब वो लोन के दलदल में फंसे जा रहे हो आप, तो टफ हो रहा है। फिर जब सब करके हार गए, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा लेट हिम सी, भगवान को देखने दो। अब उसने ये सिचुएशन दी क्यों है, उसने ये सिचुएशन दी है तो कोई रीजन से दी होगी। तो जिसने सिचुएशन दी उसी की प्रॉब्लम है, उसी का सॉल्यूशन वो जाने। मैं मेडिटेशन में बैठा और मेडिटेशन में पहला विचार ये आया कि यार ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो प्रॉब्लम ये आई कि मैंने उन 3-4 सालों में मेरे को सक्सेस, मतलब 10-20 हज़ार रुपए कमाने से लेके लाखों में आने लग गई, करोड़ों में पैसा आने लग गया है साल का। तो मैंने 2 साल 3 साल से सीखना बंद कर दिया था। मैंने कहा सबसे बड़ी जड़ को ही मैंने काट दिया। मैंने कहा मेरे दिमाग से मैं जो कर सकता था वो हो गया, अब मुझे वापस से सीखना है। 1.5-2 करोड़ का लोन है सर पे। मैंने कहा सीखने में अब वापस से 10 लाख डलेगा, 15 लाख डलेगा, उतना एक्स्ट्रा मानेंगे। मैं गया मेरे टीचर नित्य शांति के पास और उनके साथ बैठा। मैंने कहा मेरे को कोच कीजिए। उनका एक 3 साल का कोर्स होता है, मैंने वो ज्वाइन किया। उन्होंने उस काउंसलिंग सेशन में मुझे कहा भूपेंद्र तू ट्रेनिंग में आया क्यों। मैंने कहा दुनिया की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, लो कम्युनिकेटर से बेस्ट कम्युनिकेटर तक पहुंचाने में जो गुरुओं ने मदद की। मैंने कहा मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना चाहता था। तो लोगों ने कहा, तो टीचर ने कहा कैसे करना चाहता था। मैंने कहा मैं करना चाहता था फ्री में या कम से कम पैसे चार्ज करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके। बोले करता है फ्री में। मैंने कहा नहीं। बोले करना शुरू कर, तेरा बेस्ट प्रोग्राम जो है वो फ्री में करना शुरू कर। और उन्होंने ये कहते कहते एक लाइन बोली जो मेरी टैग लाइन है, जो मैंने संदीप माहेश्वरी जी के शो में भी बताई लोगों को, कि when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। जब आप दिल से किसी को मदद करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। बस उनकी इस लाइन ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। मैंने अपने सारे प्रोग्राम जो मेरे बेस्ट होते थे, स्पेशली मैं माइंड पावर के ऊपर बड़ा प्रोग्राम लेता हूँ जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, उसी के ऊपर मेरी बुक भी आई है। वो मैंने फ्री पहले फिजिकली 2 दिन का सेशन करना शुरू किया। वहाँ से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े और धीरे धीरे हम 1 साल के अंदर सारे लोन से बाहर आ गए। और फिर मैं एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम सिंगापुर में अटेंड करने गया, क्योंकि यहाँ से मुझे स्पिरिचुअल ग्राउंडेडनेस मिली, वहाँ से मुझे दहाड़ने की कैपेसिटी मिली। एक साथ किए ये दोनों प्रोग्राम, ताकि 1 साल के अंदर मुझे बाहर निकलना था इससे। और बस जब से लोगों के सेवा में उतरे हैं हम ट्रेनिंग के द्वारा,
तब से लोगों ने बहुत प्यार भी दिया और बहुत पैसा भी दिया और कई बार बिना मांगे भी दिया है। अब हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं सर, बहुत सीखने को मिला। राउंड का नाम है मिक्स राउंड है, रैपिड फायर और यस और नो। पहला सवाल, डू यू प्रिफर आई कॉन्टेक्ट? यस। हैव यू एवर हैड अ ड्रीम अबाउट अ गर्ल? यस। डू यू लाइक योर होम टाउन? यस। हैव यू एवर पुल्ड अ सक्सेसफुल प्रैंक? नो। हैव यू एवर सung इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड? यस। कौन सा गाना गाया? मेरे सपनों आहा। की रानी कब आई। ऐसे कई गाने मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकूंगा सर। मेरे टीचर जब मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता था कि आपको ब्रेक लेना है। मतलब हम लोग 3 घंटे का सेशन होता तो ब्रेक लेते थे, तो वो कहते थे ब्रेक अनाउंस करो, मतलब कोई ना कोई आदमी आए स्टेज पे कुछ करे। मैं क्या सबसे आगे बैठता था और कुछ भी कर देता था, और उसमें सबसे इजी क्या था? गाना। और मुझे गाना नहीं आता था। मैं जब गाता था लोग कान में उंगली डाल देते थे, लेकिन मैंने कहा भैया सर ने कहा है स्टेज पे जाता रहे, फ्यूचर में 5 करोड़ लोग सल्यूट मारेंगे। मैंने कहा मैं तो ले लेता था, और गाना नहीं आता था तो मैं प्रिंट आउट निकाल के उसके बोल लेके आता था, बस ऐसे ही गा देता था सर। Crazy. Have you ever watched a horror movie by yourself? Not so. Have you ever been bullied? No. Have you ever cheated on a test? Yes. Have you ever failed in a test? Yes. Do you have a tattoo? No. Have you ever been arrested? No. Have you ever had a bad breakup? Yes. Have you ever turned a hobby into a side business? Yes. Have you ever told a crush you had feelings for them? Yes. Have you ever run away from home? No. कौन सी क्रश थी जिसको आपने बिल्कुल फीलिंग बता दी? Oh my God. मुझे पता था ये सवाल आएगा। देखिए कॉलेज तक तो बड़ा सीधा साधा सा बच्चा रहा। हाँ. उसके बाद पहली बार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गए तो देयर वाज अ गर्ल हु वाज ट्रैवलिंग विद मी फ्रॉम माय होम टाउन टू दिस, तो मैं बड़ा सपोर्टिव, और मेरे टीचर वगैरह भी बड़ा, तो धीरे धीरे क्रश हो गया तो बता दिया। अच्छा, टीचर भाई? नहीं, शी वाज अ स्टूडेंट, शी वाज अ जूनियर। ओके, बता दिया। देन क्या? ब्रेकअप। पहले प्यार फिर ब्रेकअप, और क्या। क्योंकि मेरे यहाँ पे फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव है, और मेरा ये हमेशा से एक थॉट रहता है कि कुछ भी चीज़ों में, चाहे ज़िंदगी की कोई भी चीज़ें हो, मैं पेरेंट्स को अगर कोई भी चीज़ हर्ट कर रही हो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो मैं नहीं करता। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पेरेंट्स, वो बच्चे भी थे उस समय, तो कॉलेज वगैरह की ज़िंदगी ख़त्म ही हुई थी, शादी वादी का कोई थॉट ऐसा था नहीं अगले 10-5 साल तक, इतना लंबा चलना भी नहीं है कोई। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस। हैड इट हैपन? यस। इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योरसेल्फ, what would it be? I think if I become more professional and more planned. Who is your celebrity crush? No one. I don't have. What's your biggest fear? मेरी जो सफलता की मैंने कल्पना की है और मेरे पेरेंट्स ने कल्पना की है, वो मेरे पेरेंट्स के जीते जी पूरी हो। So the fear is only कि कहीं ऐसा कभी ना हो। कट। How many people have you told I love you? Lot of audiences. इसको बोलते हैं बचना। तुमने क्वेश्चन में क्या पीपल नहीं लिखना, हाउ मेनी गर्ल्स लिखना था। वो भी कह सकते हैं, हाँ ओपन ऑडिटो में बहुत सारी लड़कियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स वन ऑफ द मोस्ट फन चाइल्डहुड मेमोरी यू हैव? फन चाइल्डहुड, हम लोगों को कॉमिक्स बड़ी पसंद थी, तो कॉमिक्स के लिए हम लोग इतने क्रेजी हुआ करते थे कि एक बार हमने थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरी कर दी उसके लिए, कॉमिक्स पढ़ने के लिए, और चोरी करके हमें 50 रुपए मिला, और 50 रुपए मिलने के बाद हम 4 दोस्तों ने मिलके 4 कॉमिक्स पढ़ी। उसके बाद पकड़े गए, उसके बाद बहुत डांट सुनी, उसके बाद मार भी पड़ी। तो आई थिंक दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस तरह से हम वो छोटी सी चोरी करते थे, आई थिंक दैट वाज रियली हिलेरियस। आज सोचते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ओके, व्हाट शुड अ गर्ल do to impress you? She should show me how intelligent she is. Thank God statement पूरा हो गया। She should show me. What was your worst embarrassment ever? मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम था 9th क्लास का। बहुत डरने के कारण मैं किसी से कुछ पूछता नहीं था, बोलता नहीं था। तो टीचर ने कह दिया कोई बाहर नहीं जाएगा पूरा पेपर करने तक, और मुझे जोर से सूसू लगी।
अब उसने कह दिया बाहर नहीं जाएगा, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे पूछूं, तो मैंने हॉल में कर दिया सर। हाँ। और सबको बदबू आई, सबने अब पूरा एम्बेरसमेंट दिन भर रहा वो, क्योंकि को काफी ज्यादा बड़ा एम्बेरसमेंट था। Have you ever accidentally sent a dirty text to your boss or a girl? No. No. What do you hate the most in girls? Girls, I'm so sorry. Using that emotional side which they should not use too much, sometimes to blackmail the boys. All right, मुझे लेके चलो, इतना सा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. So sometimes I think बहुत सारे ये विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और मैं भी बहुत सारा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में काम करता रहता था. हमने एक साइकिल रैली निकाली पूना से दिल्ली तक, विच वॉज ऑल अबाउट शी इज़ द पावर. मतलब एवरी वुमेन शुड बी गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस. और मैं महिलाओं को कहता हूँ, आपके खिलाफ बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत आपको दबाया जा रहा है, यू शुड टेक द लीड. बट इस समय जो आपने सवाल पूछा, तो उसका ये कहूँगा कि मैनी मेन दे डोंट स्पीक, they don't but they have lot of challenges, all right, in their life too. So हर बार अगर आप इमोशनल अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करते हैं, तो थोड़ा सा कम करें. बहुत बढ़िया, बहुत सूझबूझ से सवालों के जवाब दिए सर ने, मजा आ गया. एंड आई थिंक समय का कंस्ट्रेंट नहीं होता, तो आई थिंक ये हमारा जो सेशन है, वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, जिसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया. लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला सर. थैंक यू सर. बाय द वे, जस्ट वांट टू आस्क, आपकी एज कितनी है? 40 सर, 40 साल के हैं. आपकी लाइफ से 3 ऐसी सलाह, एडवाइसेस जो आज की यूथ को आप देना चाहो, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में एटलीस्ट BSR नहीं तो उनका आधा भी बन जाए या उतना सक्सेसफुल हो जाए. तो ग्रेट. मेरी पहली सलाह है दोस्तों कि कारण होता है तो ही एक्शन आता है. और सबसे बड़ा कारण हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के रूप में मौजूद है, या अगर आपके पेरेंट्स के रूप में नहीं, तो कोई ना कोई आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसके प्रति आपका समर्पण रहता है. उसके लिए सब कुछ करें कहीं ना कहीं, राइट. क्योंकि आपने एक कारण दे लिया ना. जैसे मेरे पिताजी ने इतने सारे दुख देखे, मम्मी ने इतने दुख देखे, तो मुझे पता है कि वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा कारण है कुछ करने का. वो नहीं है तो मोटिवेशन ही नहीं आता है कुछ करने का. तो उनके जो सारे सपने हैं वो मेरे बन गए. तो आप बड़े सपने बनाने के लिए कोई कारण ढूंढिए, बड़े सपनों पे काम करने के लिए कोई कारण ढूंढिए. बड़े सपने तो आप सभी के हैं, मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, दुनिया में छाना है, रोल्स रॉयस खरीदनी है. बट आई थिंक ये सब तब होगा जब एक कारण होगा. कारण ही भूख जगाता है. तो मुझे लगता है भूख होगा, कारण होगा, सब कुछ हो जाएगा. दूसरी चीज दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पे दया करना बंद करना होगा. खुद पे दया हम करते हैं, अरे यार अब तो मैं थक गया हूँ, चल टीवी देख लेते हैं, अरे थक गया हूँ 10 बज गए, सो जाते हैं. ओके, अरे 3 दिन बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गई, तो अब 3 दिन रेस्ट कर लेते हैं. अरे किसी की शादी में गए तो यार आराम से 5 दिन एंजॉय करके आएंगे. दोस्तों, बड़ा बनने की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है, और सबसे बड़ी कीमत यही होती है कि यू समटाइम्स विल हैव टू लिव फेरोशियसली, आई वुड से. आपको खुद पे दया करना छोड़ना होगा. दूसरों पे दया कीजिए, आप लोगों पे दया कीजिए, वो तकलीफ में है, उनको कंफर्ट दीजिए, बट आपको अपने आप को तो रोलर कोस्टर बनाना होगा. करेक्ट. एंड तीसरी चीज, जब भी लाइफ में लगे कि अब बहुत कुछ शांत हो चुका है, खुद ही कुछ कीड़ा कर दो. ऑलराइट, खुद ही अपने ऊपर और कुछ प्रेशर डाल दो, खुद ही कुछ कमिट कर दो. जैसे मैंने 2012 में सर, ऐसे ही बताता हूँ आपको कि किसी ने मुझे इंसल्ट कर दिया था ट्रेनिंग में, और वो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कुछ अचीवमेंट नहीं थे. तो मैंने कहा यार दुनिया तो कहेगी कि अचीवमेंट चाहिए. तो मैंने एक 30-40 हज़ार कमा रहे थे, तो ड्रीम बनाया कि भाई 12 जनवरी 2017 को मर्सिडीज़ लेंगे, 12 जनवरी 2015 को घर लेंगे. ऐसे गोल्स बना लिए कुछ छोटे छोटे. और जब ये गोल्स बनाए और फिर पूरी ताकत लगा दी इनको एंजॉय करने में, मतलब इनको अचीव करने में, और ये सब अचीव हो गए. तो ऐसा लगा कि यार जो भी सोचते हैं हो जाता है, जो भी करते हैं वो हो जाता है. ओके. और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अचीव हुई भगवान की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से. तो मैं कहूँगा कि देखिए, तीसरी चीज़ यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी में गोल्स बनाइए, लक्ष्य बनाइए, पूरी शिद्दत लगा दीजिए, उसको अचीव करने में होता ही होता है. सो लिव विद पैशन, लिव विद एक्साइटमेंट, लिव विद अमेजिंग काइंड ऑफ जुनून, जोश, पागलपन, जो कि अरविंद सर में है हमारे. आज एक दिन में दोस्तों 9-9, 10-10 शूट हो जाते हैं. 9-9, 10-10 यूट्यूब चैनल को मैनेज कर रहे हैं, बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बुक्स लिख रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड घर भी संभाल रहे हैं. आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव जुनून, जोश, पागलपन. सो पागलपन लाइए, भूख लाइए, मज़ा आएगा. क्या बात है. फाइनली ये नेवर एंडिंग सेशन जो हम चाहते थे कि हो, ओवर हो गया, खत्म हो गया.
मुझे तो बहुत सीखने को मिला। पर्सनली मैंने नोट्स बनाए हैं अपने जो इन्होंने बोले, एंड आई थिंक आई होप हमारे सेशन से आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा, और लाइफ में कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए अब आप जाओगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना है कमेंट सेक्शन में BSR सर को। थैंक यू। हार्ट डिजर्व करते हैं, अरविंद सर को भी हार्ट डिजर्व करते हैं सर, तो उनका नाम लिख के हार्ट जरूर दीजिएगा। लेकिन उसके अलावा क्या करना है आपको पता है? पूरे सेशन आई लव यू बोलना है ना। मैंने सबको आई लव यू बोला था, आप भी मुझे आई लव यू बोलिए। आपको सबसे पहले तो सेशन शेयर करना है जितने जरूरतमंद है उन लोगों को। उसके अलावा BSR सर की कौन सा जवाब आपको बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन आखिरी, आप मेरी जगह अगर होते तो आप BSR सर से क्या सवाल पूछते, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली बार जब BSR सर आए, यहाँ मिलें और हम पॉडकास्ट करें, तो आपका नाम लेके मैं वही सवाल पूछ पाऊँ। गाइस, इसी तरह से मचाते रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और एंजॉय करते रहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। Thank you so much, sir, for coming. Thank you, Arvind sir. Thank you so much for this love and so much of, I would say, respect. बड़ा मजा आया बहुत बात करके. Thanks. और इसी के साथ एक बहुत प्यारी सी बुक भी है जो हम आपको देना चाहेंगे। ये आपकी लिखी हुई है जी। Congratulations sir. And thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया। Wonderful sir.